Assalamu alaikum. We are discussing after Eid. This is our first class. We are discussing November 2022-21. This is the latest paper, one of the latest papers. और 2023 का मार्च भी मैंने करवाया है. इस पेपर का थ्रेशोल्ड है 36 आउट ऑफ 60. जैसे मैंने कहा था, पैटर्न ये है कि आप ये पेपर्स करके रखो और जो लोग क्लास लेते हैं, ये अगर आप इसको बाद में यूट्यूब पर भी देखते हैं तो पेपर करके और फिर कंपेयर करें, और आपके पास जो क्यूरीज हैं उनको आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं. The boxes in the figure contains terms on the left hand side and examples of these terms on the right hand side. आपको इसमें लाइन बनानी. जो बेस क्वांटिटी है इनमें वो किलोग्राम है. बेस यूनिट, जो बेस यूनिट है वो आपको दिख रही है. जो बेस क्वांटिटी है, सॉरी, बेस क्वांटिटी तो होनी चाहिए इलेक्ट्रिक करंट. जो बेस यूनिट है वो केजी है. डिराइव क्वांटिटी हो सकती है फोर्स, और डिराइव यूनिट हो सकता है कूलम. फिर it says कि a set of experimental measurements is described as precise and not accurate. देखो प्रिसीजन क्या होती है. जो प्रिसीजन होती है उसका मतलब होता है तुम्हारे आंसर्स जो हैं वो आपस में कितना करीब हैं. और एक्यूरेसी क्या होती है. एक्यूरेसी का मतलब होता है कि तुम्हारे आंसर एवरेज ट्रू वैल्यू की, तुम्हारा एवरेज आंसर ट्रू वैल्यू के कितना करीब है. नॉट एक्यूरेट का मतलब है कि तुम्हारी वैल्यूज का जो एवरेज है वो ट्रू वैल्यू के करीब नहीं है. ईएस में डेफिनेशंस बहुत कम हैं, तो जहां भी डेफिनेशंस इन्वॉल्व हों रफीक, वो तो वही पुरानी है. वो डे वन से मैंने एक ही रखी हुई है, फिक्स है. मैं फिर भी शेयर कर देता हूं. इसमें कोई पासवर्ड नहीं होना चाहिए. मैंने वो तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया है ना. चलो. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m travels with the speed v in a circle of radius r. The force F acting on the object is given by this. The percentage uncertainties are given. देखो, जो परसेंटेजेस में अनसर्टेनिटीज गिवन हो तो तुम उनको डायरेक्ट यूज कर सकती हो, क्योंकि वो होती फ्रैक्शन है. मतलब 3% का मतलब है 3/100. वो कह रहे हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन v. अब जैसे मैंने बताया कि ये क्यूरी क्लास है, आपने अगर इसको पहले से किया हुआ है तो आप पहले v को सब्जेक्ट बनाओ. मेरा यार उसको बोलो कि मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं हो सकता. तुम कैसे अंदर आए थे. तुम भी तो उसी से आए हो ना, लिंक से.
उसके पास कोई बैरियर होगा, मेरे पास ऐसे में इसी में पासवर्ड होता है लिंक में ना। देखो मैं कोशिश करता हूँ, मुझे इसका कोई, मैंने ऐसा कोई रखा हुआ नहीं है, वो इसी में बिल्ट इन है। अब देखो ये वर्किंग देखो, मैंने पहले वी को सब्जेक्ट बनाया और फिर मैंने परसेंटेज वी निकाला अनसर्टेनिटी वाला। ये मैंने पहले बता दिया कि जब अनसर्टेनिटी परसेंटेज में हो तो उसको डायरेक्ट डील कर लेते हैं। और ये पेपर्स मैं साथ साथ यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, और आप जब ये पेपर करें तो आप पहले से पेपर करके फिर कंपेयर करें। The value of V is 15. Calculate the absolute uncertainty in V. जो absolute uncertainty होती है वो बेसिकली परसेंटेज से निकल सकती है। पहले उसका फॉर्मूला लिख लो, डेबा V अपॉन V, और उसमें तुम परसेंटेज निकाल चुके हो, वो पुट करो और सॉल्व कर दो। अनसर्टेनिटी हमेशा करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर होती है। सॉरी। देखो ये पेपर जो है मैंने इसको बताया हुआ है कि ये नवंबर 2022 का पेपर है, जो सेकंड लेटेस्ट रेंज है। A steel ball is projected horizontally from the top of a table as shown. ये उसने ऊपर से फेंकी है, ये हाफ प्रोजेक्टाइल का केस है और ये नीचे आ रहा है। जितने सवाल प्रोजेक्टाइल पर आप सॉल्व करते हैं सब में याद रखें कि प्रोजेक्टाइल में बुनियादी एजम्पशन ये होती है कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, वो उसने दे दी है। फिर जो टाइम होता है उसके कंपोनेंट्स नहीं बनते, जो टाइम होता है उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स नहीं होते, जबकि वेलोसिटी के होते हैं, एक्सेलरेशन के होते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी दो होते हैं। तो आप टाइम के लिए आपके पास यहाँ इस वक्त हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पड़ा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को इंगेज करें और आप डेटा लगाएं। जो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है उसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, वो फॉर्मूला लगाएं और उसको लगा के सॉल्व कर दें। Horizontal velocity is constant.
जब आप टाइम निकाल लेते हैं तो टाइम जो हॉरिजॉन्टल के लिए होता है वही वर्टिकल के लिए होता है। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट हिट्स द फ्लो ग्राउंड। देखिए, जब आप यहां आकर ग्राउंड को हिट करेगा तो यहां पर ऐसे आपकी वेलोसिटी का वी आएगा, और इसमें जो भी एंगल आप लेते हैं, अगर आप सपोज एंगल इससे ले लेते हैं तो ये होगा v cos थीटा, और ये होगा v sin थीटा। एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ड्यूरिंग द मोशन चूंकि आप नीचे आ रहे हैं तो एक्सेलरेशन होगा प्लस जी, ये हाफ प्रोजेक्टाइल है ना। अच्छा, अब आप क्या करोगे कि यही फॉर्मूला लगाओ। चूंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 है तो आप उसको 0 कर दो, और फिर फॉर्मूला लगा के वी निकाल दो। वर्टिकल कंपोनेंट मांगा है तो आप उसको रखकर वी निकाल दो। ये जो हाईएस्ट पोजीशन होती है यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। अगर उसने उसको फेंका है, जैसे उसने लिखा हुआ है ना, ये उसने उसको फेंका है हॉरिजॉन्टली, then he says determine the magnitude and the angle to the horizontal of the velocity of the ball as it hits the ground. अब ये जो मांग रहा है ना रिजल्टेंट वेलोसिटी है, और उसका वो एंगल भी मांग रहा है। रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए आप वो लॉजिक याद रखें कि रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होती है वो पाइथागोरस से निकलती है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो निकल चुके हैं, तो आप दोनों को रख दें पाइथागोरस में और फिर टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्री लगाकर उसको सॉल्व कर दें। रफीक, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है ये तुम्हें यहाँ नजर आ रही है v। ये जो v लिखा हुआ है, ये वाला v देखो, ये जो v लिखा हुआ है इसको कहते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला होता है कि इसका अप्रोच क्या होती है कि तुम इसमें दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को कंबाइन कर दो। जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है v, वो निकलती कैसे है, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये वो पाइथागोरस वाला थ्योरम है। अब वो कहते हैं द बॉल इज प्रोजेक्टेड बाय मींस ऑफ अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग विच इज अटैच्ड टू अ फिक्स्ड ब्लॉक। ये डिफॉर्मेशन को बीच में ला रहा है। द बॉल इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक इन फ्रंट ऑफ द स्प्रिंग। द बॉल इज देन पुल्ड बैक so that the spring has compression x naught. When the spring is released, the ball is projected horizontally as shown. जब वो उसको छोड़ेगा तो वो स्प्रिंग बॉल को आगे फेंकेगा। The variation with compression of the applied force for the spring is shown। y पर फोर्स है और x पे डिस्टेंस है। The ball is a uniform sphere of steel
with diameter this and mass this, calculate the density of the steel. अब जो diameter दिया है, चूंकि स्फीयर है ना, तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, वो लगा के डायमीटर रखकर रेडियस बना लो, रेडियस से वॉल्यूम निकालो, और डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। All of the elastic potential energy in the spring is converted into kinetic, मतलब losses नहीं है. The speed of the ball as it leaves the spring is this. Calculate the maximum elastic potential energy. उसका फॉर्मूला वो हाफ के एक्स स्क्वायर करके यूज कर लो, और उससे आपको चूंकि इक्वेट करना है तो इक्वेट कर दो, और फिर उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो चूंकि दोनों बराबर हैं तो आप काइनेटिक एनर्जी निकालो और उसको उसके इक्वेट कर दो. यूज फिगर 2.4 टू डिटरमाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट. ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो आप यहां आए तो F अपॉन एक्स होगा. F इज इक्वल टू के एक्स होता है ना, तो अगर आप लिखते हैं कि जी F इज इक्वल टू के एक्स, तो देखो K क्या होगा, K होगा F अपॉन एक्स, जो कि उस ग्राफ में जाकर देखें तो वो ग्रेडियंट है. तो आप इस वाले ग्राफ का ग्रेडियंट निकालें और सॉल्व कर लें. Use your answer in B part 3 and the value of energy given in B part 2 to determine the compression x naught of the spring. अब इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी ग्राफ से लानी होती है वो तो एरिया होता है, यानी ये जो ग्राफ है इसका एरिया एनर्जी है. तो आप पहले तो ग्रेडियंट से के निकाल लें. तो आप इस वाले पार्ट को पार्ट नंबर 4 को आप चाहें तो फॉर्मूला से कर लें, या फिर आप चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं. एरिया वाली लॉजिक, वो ट्राइंगल बन रही है ना, तो ट्राइंगल का एरिया वही आएगा, हाफ ए बेस इनटू हाइट, तो वही बन जाएगा. ये फॉर्मूला भी ज़ाहिर वहीं से बना हुआ है. The steel ball is replaced by a polystyrene ball. Steel ball पे तो एयर रेजिस्टेंस नहीं लगी थी, लेकिन पॉलीस्टाइरीन बॉल हल्की होती है और वो कम डेंस होती है, उसका मास भी कम है. तो अब जो स्प्रिंग, द स्प्रिंग इज गिवन कंप्रेशन एंड देन रिलीज. एयर रेजिस्टेंस ऑन दिस बॉल इज नॉट नेग्लिजिबल. इस पे एयर रेजिस्टेंस लगेगी. व्हाई दिस बॉल लीव द स्प्रिंग विद अ ग्रेटर स्पीड देन ऑफ द स्टील बॉल.
ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि वो उससे ज्यादा स्पीड पे कैसे जा सकती है। जो लोग गेम्स खेलते हैं उन स्पोर्ट्स में उनको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी तो सेम है, लेकिन उसका मास कम है तो स्पीड बढ़ेगी क्योंकि वो उसको कंपनसेट करेगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि एवरेज फोर्स जो है वो उस बॉल पर जो है वो रिलेटिवली एवरेज फोर्स जो है, मास कम है ना, तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम होता है। Why this ball takes a longer time reach the ground than the steel ball? एयर इसको गिरने से रोकेगी तो ये ज्यादा ग्लाइड करेगी, इसलिए ये ज्यादा दूर तक जाएगी। और स्टील बॉल तो फौरन ही गिरती है, जो लोग खेलते हैं उनको पता है। और जो पॉलीस्टाइरीन बॉल है उसको चूंकि एयर लिफ्ट करेगी, उसका वेट कम है, उस पर अब थ्रस्ट भी आएगा। डिफाइन पावर, पावर का फॉर्मूला याद रखें, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। Mechanical power can be calculated using the formula P is equal to Fv. Use the concept of work and the definition of force. मास नहीं, वो एक ही मर्तबा होगा, शायद बोलने में ऐसा हो गया। सी पार्ट 1 सी पार्ट 2 दो है ना, वो मास मैंने दो मर्तबा इसलिए मेंशन किया था कि दो दो इफेक्ट है ना। एक तो मास इन्वॉल्व है पोटेंशियल एनर्जी पर, एक मास इन्वॉल्व है पोटेंशियल एनर्जी पर, और दूसरा इन्वॉल्व है क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी बनेगी ना, तो हाफ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में मास आता है और एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में भी मास आता है, इसलिए। अब वो कह रहे हैं ये डेरिवेशन करके दिखाओ। डेरिवेशन बड़ी लकी चीज होती है, अगर आपको मिल जाए तो ये फुल टॉस क्वेश्चन होता है, मेमोरी होती है, उसको बस बनाएं और फिट कर दें। The engine of a lorry provides 130 kilowatt of power to the lorry wheels when it is traveling at a constant speed of 25 along a straight horizontal road. Show that the resistive force opposing the forward force, देखो जब स्पीड कांस्टेंट होती है ना, तो जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो रेजिस्टिव फोर्स के बराबर होती है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो करनी होती है। तो जब ये बराबर हो तो फिर आपको पता है कि जो उसके अगेंस्ट फोर्स आएगी वो दोनों बराबर होंगे, तो P इज इक्वल टू एफ वी कर दो। द लॉरी इन बी ट्रेवल्स अप अ स्ट्रेट सेक्शन, ये आ गया इंक्लाइन प्लेन, और उसमें वो कहते हैं लॉरी हैज मास m एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज g। डिटरमाइन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ m g एंड थीटा। रिजॉल्व करने को आपको गाइड कर रहा है। कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द लॉरी दैट एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस। देखो ये जो इंक्लाइन प्लेन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, सब में वो दो कंपोनेंट्स बनाते हैं, एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। तो इंक्लाइन प्लेन की एक रफ सी डायग्राम आप अपने जहन में रखो, और कंपोनेंट ऑफ वेट जो स्लोप पर आता है वो होता है एम जी साइन थीटा। वो जनरल रूल है, इसको याद भी कर सकते हो, बशर्ते कि एंगल में गलती ना करो। फिर
आगे वो कहते हैं द टोटल रेजिस्टिव फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड and 50 at 5200 Newton, and the engine now provides greater power to maintain the speed. The total mass of the lorry is this. अब देखो जब ये स्लोप पर जा रहा है हमने ऊपर फॉर्मूला बना लिया था, वो फॉर्मूला लगा के mg sin थीटा से वेट का कंपोनेंट निकाल लो। अब जब आप फॉर्मूला में जब उसको फॉर्मूला लगाओगे तो आप उसमें पावर इज इक्वल टू एफ लगाओ और उसमें टोटल फोर्स रखकर उसको इक्वेट कर दो, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ना, बेसिकली जो टोटल रेजिस्टिव फोर्स है वो तो नहीं बदली। अब वो कह रहे हैं स्पीड मेंटेन कर रहा है, तो ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स। देखो टोटल फोर्स तुम्हें यहाँ लॉरी पे देखना पड़ेगा। लॉरी को जो इंजन ड्राइव कर रहे हैं ना, वो उसकी ड्राइविंग फोर्स है, और पीछे दो फोर्सेस आ रही हैं। पीछे की तरफ दो फोर्सेस हैं, एक हमारे पास जो है ये जो लॉरी है ना, इसका अगर तुम लाओगे तो वेट तो बिल्कुल सीधा एक्ट करेगा। इसके पीछे की तरफ दो फोर्सेस हैं, एक है mg साइन थीटा और दूसरी है रेजिस्टिव फोर्स। ये दोनों बैकवर्ड हैं, और सामने की तरफ एक फोर्स है तो ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस रेजिस्टिव फोर्स। Polarization is a phenomena associated with light wave but not with sound. State the meaning of polarization. जो वेव्स निकलती हैं वो बाय नेचर सारी डायमेंशंस में जाने की कोशिश करती हैं। ये ऐसे होता है, अगर आप उनको कन्फाइन कर दें और सिर्फ एक प्लेन पर ऑसिलेट करने दें तो इसको कहते हैं पोलराइजेशन। साउंड वेव्स को पोलराइज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साउंड वेव्स जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल हैं। Two polarizing filters A and B are positioned so that their planes are parallel to each other. उसने वो दोनों को पैरेलल रखा हुआ है। Unpolarized light of a single frequency is directed along the line XY from a source positioned at X. The light emerging from filter A is vertically plane polarized and has intensity I naught. अब इसको देखिए, ये फॉर्मूला याद करके जाइएगा। पोलराइजेशन एक नया टॉपिक है और काफी प्रॉब्लम कर रहा है। फिल्टर बी इज रोटेटेड फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन एज शोन। After rotation, the intensity of light emerging from filter B is 1/4.
जब आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो cos थीटा आएगा 1/2। जब आप कैलकुलेटर को डिग्री मोड में रखते हैं और इन्वर्स करें तो एंगल इनमें से कोई भी आ जाएगा। अगर आप मैथ्स नहीं लेते तो आप 60 डिग्री को रख लें, और फिर आप चूंकि 60 डिग्री रोटेट हुआ है तो आप उसको जब 60, 120 इनमें से कोई भी रखेंगे तो आप उसको शिफ्ट करेंगे। एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है ना आपको, तो आप उसको शिफ्ट करेंगे तो फिर आंसर 30, 150 या 210 या 330 इनमें से कोई भी आ जाएगा। अब ये इतने सारे एंगल कैसे आ रहे हैं? जो लोग एडमेस किए हैं या ए लेवल में मैथ्स करें उनको पता है कि वो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और 4 में से किसी भी 90 से इसलिए माइनस करना पड़ता है। बेसिक मैथ याद रखो कि असल में आपको तो एंगल निकलेगा नीचे से, जब ये इसको घुमाएगा ना, देखो ये तुम्हें नजर आ रहा है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो ऊपर 60 है लेकिन नीचे वाली साइड से तो 30 बनेगा। वो इसलिए क्योंकि बेसिकली आप जब किसी चीज को घुमाते हैं, एक देखो ये है ना, अगर तो अगर तुम यहां पर एक लाइन बना दो तो अगर ये एंगल 60 है तो अगर तुम मैथ्स यूज करो तो ये वाला एंगल क्या होगा? जो एंगल होता है ना वो एक्सिस के साथ लगाना पड़ता है, इसलिए वो माइनस करते हैं, क्योंकि आपने मैथ्स में पढ़ा है कि एंगल जो होता है बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना पड़ता है। A microwave of intensity I naught, amplitude A naught, meets another microwave of the same frequency and intensity 1/4 I naught traveling in the opposite direction. Both microwaves are vertically plane polarized and superposed where they meet. Explain without calculation why these two waves cannot form a stationary wave with zero amplitude. अब इसमें दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बराबर होगा तो वो कैंसिल आउट करेगा। यहाँ तो बराबर नहीं है तो वो कैंसिल नहीं कर सकेंगे, जीरो एम्पलीट्यूड नहीं आएगा। फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, उसका वो फेमस फॉर्मूला है आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, और फिर आप उसी से रेशो कर लें। वो फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 होल स्क्वायर। तो 1.5 है ये बेसिकली। जो तुम्हें जो ये याद रखो कि जो पुराना एम्पलीट्यूड था वो ए नॉट था और नया एम्पलीट्यूड 0.5 आ गया। तो जब जाहिर है जब तुम जो नया निकला, जब तुम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालोगे तो दोनों को ऐड कर दोगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम ऐड करते हो x प्लस 0.5 तो 1.5 हो जाता है। ये असल में प्रॉब्लम उस वक्त समझने में आती है जब आप ये याद रखें कि उसने पूछा क्या है। वो कहता है कि द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फॉर्म्ड, तो वो डायरेक्ट नहीं निकल सकता ना, क्योंकि वो तो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ ए नॉट निकल रहा है। फिर एग्जामिनर कहता है स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था? उसने कहा था वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और रेजिस्टेंस और टेम्परेचर जो है वो उसमें कांस्टेंट है। ये स्टेटमेंट कहलाती है ओम्स लॉ।
The variation of current I with potential difference V for a filament lamp is shown. बहुत मशहूर ग्राफ है. फिलामेंट लैंप इज अ वेरी फेमस टॉपिक. ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज एक्सिस की तरफ मुड़ रहा है. स्टेट हाउ फिगर शोज दिस. द रेजिस्टेंस ऑफ द, आप एग्जामिनर को बताओगे कि ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड्स वोल्टेज एक्सिस, ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, व्हाई द रेजिस्टेंस वेरीज इन दिस वे. असल में जब फिलामेंट लैंप को ऑन करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है. फिलामेंट लैंप बहुत ज्यादा हीटअप हो जाते थे. जो फिलामेंट लैंप हैं वो ओवरहीट होते थे और उससे उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती थी और फिर वो रेजिस्टेंस टेम्परेचर को बढ़ाती थी. The figure shows a circuit with a battery of EMF 12 volt connected to a linear potentiometer and two identical filament lamp. नीचे दो लैंप भी बने हुए हैं और बीच में एक स्लाइडर बना हुआ है. फिर द बैटरी हैज नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस. तो बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है. द लैंप्स ईच हैव द सेम IV कैरेक्टरिस्टिक्स. कौन सा क्वेश्चन रफी? देखो उसमें तो बेटा फॉर्मूला नोट्स देखने पड़ेंगे ना. इस वक्त फिलामेंट का तो कुछ भी नहीं किया. ये तो थ्योरी है. ये तो ये अलग क्वेश्चन है, अभी शुरू हुआ है. अगर तुम इसकी बात कर रहे हो ये तो थ्योरी है. अगर वेव्स वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो वो पोलराइजेशन के टॉपिक को एक मर्तबा तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा. उसका तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना होता है. देखो वेव्स वाले क्वेश्चन का तो यही सोल्यूशन है ना कि तुम्हें एक मर्तबा पोलराइजेशन रिवाइज करना पड़ेगा. हम एक पास पेपर की रिव्यू क्लास में तो वो टॉपिक पूरा डिस्कस नहीं कर सकते. वो सिर्फ एक फॉर्मूला है और तुम इसी वीडियो के इस पोर्शन को दोबारा भी देख सकते हो और तुम्हें पहले फॉर्मूला याद होने चाहिए. अगर फॉर्मूला याद है, वो दो ही फॉर्मूला है. जो पोलराइजेशन का मेन फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है, I इज इक्वल टू, जो पोलराइजेशन का मेन फॉर्मूला है ना वो ये वाला है, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. अब ये याद होना चाहिए. फिर इसकी वर्किंग है और वर्किंग में मैंने बता दिया कि उसको 90 से माइनस कर देते हैं ताकि वो एंगल नीचे x से आ जाए. ये भी फॉर्मूला है I अपॉन आई नॉट. ये तो खैर बहुत फेमस फॉर्मूला है और इसको लगा के एम्पलीट्यूड निकालें और उसको ऐड कर दें. सो इसको तुम दोबारा, अगर तुम्हारे पास पेपर है तो तुम ये करो कि तुम इस सवाल को सॉल्व करो और मुझे फिर मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लो, चैट के ऊपर ना. खुद सॉल्व करो और फिर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं. अब एग्जामिनर कहता है कि when the slider of the potentiometer is at its midpoint, the current I in the battery is 1.78. जब ये स्लाइडर बीच में है तो उस वक्त करंट आ रहा है 1.78. अब वो पूछ रहा है कि बताओ लैंप P में कितना होगा. जरा P और Q में तो सेम होगा लेकिन वो स्लाइडर बीच में आधे में लगा हुआ है. जब स्लाइडर आधे में लगता है तो वो रेजिस्टेंस भी आधे पिक करेगा. ये सवाल पेपर में, ये वाला क्वेश्चन पेपर में काफी लोगों को मुश्किल लगा था क्योंकि पोटेंशियोमीटर या पोटेंशियल डिवाइडर मुश्किल टॉपिक है. देखो पहले इस बात को याद रखो कि जब स्लाइडर बीच में है तो ऊपर से जो करंट आएगा वो डिवाइड होगा. उसने 1.78 दिया हुआ है, 1.78 नीचे आ गया. 1.78 बैटरी से आया ना. अब उसने बता दिया कि बैटरी की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो जो करंट होगा वो डिवाइड होगा, वो जंक्शन बनेगा ना. अब ऊपर उसने ग्राफ बनाया हुआ है. देखो अब तुम इस ग्राफ में आ जाओ. ये ग्राफ बना हुआ किसका है? द वेरिएशन ऑफ करंट विद PD डिफरेंस फॉर अ फिलामेंट लैंप इज शोन. तो अब जाहिर है तुम उसको ग्राफ से रीड कर सकते हो. बीच में लगा हुआ है ना तो आधा वोल्ट लेगा.
इस ग्राफ को तुम जाके रीड करो, इस ग्राफ को तुम रीड करो 6 के ऊपर, ये 6 की वैल्यू देखो। इस ग्राफ को तुम 6 वोल्ट पे रीड करो, यानी यहां रीड करो 6 पर, तो ये 1.55 आएगा। देखो ये हमें ये पता चल गया कि नीचे लैंप को मिलेगा 1.55, तो फिर 1.55 और 1.78 को माइनस कर दो। मैंने वोल्टेज आधा क्यों किया? क्योंकि मिड पॉइंट है। अच्छा, फिर वो कहता है द टोटल पावर डिसिपेटेड इन लैंप्स पी एंड क्यू। करंट तो 1.55 है, वो 6 वाले से गुजरेगा और 6 वाले से फिर गुजरेगा। 6 वोल्टेज दोनों पे डिवाइड हो गया ना, तो अब आप उसको 2 मर्तबा रख लें। पावर सीरीज में भी डिवाइड होती है, पैरेलल में भी होती है। तो हमने पहले एक की पावर निकाली और उसको डबल कर दिया। रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर बिटवीन इट्स एंड ए एंड बी। अब जो ऊपर आपकी रेजिस्टर लगी हुई है उसके बारे में पूछ रहा है कि ये बताओ रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर बिटवीन इट्स एंड ए एंड बी। अब ऊपर वाली चूंकि पैरेलल में है ना, तो उसको पूरा 12 वोल्ट मिलेगा। 12 वोल्ट मिलेगा, 1.78 से माइनस करके 0.23 आ गया। फिर आप उसको रीअरेंज करो और आर की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि उसमें जो करंट जा रहा है वो हमने निकाला हुआ है ना। जितने भी स्लाइडर वाले क्वेश्चन होते हैं वो रेशो पे करने होते हैं। वो कहता है द स्लाइडर ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज मूव टू एंड ए। वो जो स्लाइडर है उसको वो लेके चला गया पोजीशन ए की तरफ। अब जब ये गौर से देखिएगा, ये पोजीशन है लेफ्ट साइड पर है। जब ये स्लाइडर को यहां लगा देगा तो समझो ऊपर वाली रेजिस्टर तो फारिग हो गई, क्योंकि आप उसको तो यूज ही नहीं करे, उसके कोने पर आ गए ना। बिल्कुल आप उसके कोने पर आ गए तो इस पी को मिलने वाला शेयर 0 हो जाएगा और इसको मिलने वाला शेयर फुल हो जाएगा जब ये स्लाइडर ए पर आएगा। तो अब वो कह रहे हैं कि इफेक्ट ऑन द ब्राइटनेस। अब चूंकि वो उस पर वोल्टेज पूरा कट जाएगा तो जो आपका पी है उसकी ब्राइटनेस ऑफ हो जाएगी और जो क्यू है उसकी ब्राइटनेस फुल हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको यहां समझाया, इस डायग्राम में देखें ये। A lepton is an example of a fundamental particle. Fundamental particles कौन से होते हैं यार रफीक? वो इसलिए बेटा कि देखो, जब तुम स्लाइडर को बिल्कुल लेफ्ट पे ले जाओगे, तुम अगर मेरी स्क्रीन देख सकते हो तो देखो ये जो, जैसे मैं तुम्हें स्लाइडर चला के दिखाता हूँ, देखो ये स्लाइडर है। अब आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। अब जब मैं इसको बिल्कुल लेफ्ट पे ले आऊंगा तो 0 हो जाएगा, नीचे वाले को कुछ नहीं मिलेगा। मैं इसको मूव करूँ ना, स्लाइडर को देखो मूव करो, तो जब आप स्लाइडर को मूव करोगे फुल हो गया। स्लाइडर का नीचे जो शेयर होगा वो मैटर करता है। जब स्लाइडर ए पर आ जाएगा तो पी को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पी और ए बी को बीच में रेजिस्टेंस नहीं। हाँ, पूरा वोल्टेज ए बी का क्यू पे जाएगा। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट।
अब वो ये कह रहे हैं कि बताओ फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं। ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। A lambda a lambda particle A naught is a hadron, अजीब सा सिंबल है, A naught भी नहीं, consists of an up quark, a down quark and a strange quark. Show that the charge on this particle is zero. इसके लिए आपको मैंने वो 2-3 शीट शेयर की थी और मैंने कहा था कि उनको रट्टा मार लें और वो फिर आपको वो जो एक मास्टर शीट थी उसको रखकर उसमें सारी वैल्यूज डाल दें, अप डाउन और स्ट्रेंज, और उसमें वैल्यूज प्लग इन करें और ऐड कर लें। इससे आंसर शो होना है 0। लेकिन मैंने वो जो शीट्स ग्रुप पे डाली थी उनको लर्न करना जरूरी है। अब वो कह रहे हैं ये पार्टिकल अनस्टेबल है, इट कैन डिके इनटू अ न्यूट्रॉन एंड पायोन एज शोन। द पाई नॉट पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ एन अप क्वार्क एंड अप एंटी क्वार्क, ये जो दूसरा वाला बैरियन होता है। कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन अप क्वार्क एंड अप एंटी क्वार्क। इनकी बेसिक स्ट्रक्चर में चार्ज अमाउंट में बराबर होता है लेकिन चार्ज की सिंबल डिफरेंट होती है, ऑपोजिट होता है। अब ये जो लास्ट पार्ट है ये भी मेमोरी है। जो लास्ट पार्ट है ये मेमोरी है। जो न्यूट्रॉन होता है वो 3 क्वार्क से, सॉरी बैरियन जो होते हैं वो 3 क्वार्क से बनते हैं। जो मिसॉन्स होते हैं वो 1 क्वार्क और 1 एंटी क्वार्क से बनते हैं। इसकी थ्योरी याद रखो कि जो हेड्रॉन्स होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। ये हैं तो दोनों हेड्रॉन। हेड्रॉन्स 2 तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं बैरियॉन्स और एक कहलाते हैं मिसॉन्स। अगर आप 3 क्वार्क्स जोड़ते हैं तो उससे बनता है बैरियन, और अगर आप लेते हैं 1 क्वार्क एंड 1 एंटी क्वार्क तो उससे बनता है मिसॉन। ये आप याद रखें, इस तरह के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं फिर। चलें, हमने इस पेपर को पूरा डिस्कस कर लिया और ये क्लास यहीं तक है और हम इसको इंशाल्लाह फिर जो अगली क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।